नमस्कार, धार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश सोनवनिया। जी हां, लोकतंत्र के महापर्व में आज जो है धार जिले की विधानसभा से हम सीधे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। वहीं हम आपको धार जिले की 7 विधानसभा की भी जानकारी देंगे। और इस लोकतंत्र के महापर्व में आज जो धार जिले के मतदाताओं ने अपनी आहुति दी है, उस आहुति की हम आपको बात बता दें कि धार जिले के अंदर 16,61,510 मतदाता है। वहीं धार विधानसभा की बात करें तो 2,57,888 मतदाता है। इनमें से कितने मतदाताओं ने अपना मत का जो प्रयोग किया होगा वो हम कुछ समय बाद बताएंगे। हालांकि अभी आपको जब हम समाचार आपको लाइव दिखा रहे हैं तो यहां से अभी तक लगभग 72% जो मतदान जो है धार प्रॉपर की हम बात कर रहे हैं। वहीं पूरे जिले की बात करें तो वहां भी लगभग 69 से 70% का जो है मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं मतदान का जो प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखेंगे कि इनकी किस्मत जागती है, क्या कमल खिलता है या निर्दलीय दम भरते हैं। लेकिन बड़ा ही रोचक और चतुष्कोणीय जो है मुकाबला धार के विधानसभा में देखने को मिला है। और इसी पर लेकर हम धार के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी हैं, उनके साथ में हम जो है टॉक शो के लिए निकले थे। और आज हम लालबाग से सीधी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं हमारे मेहमानों का, जो हमारे पत्रकार साथी है, उनका परिचय कराना चाहूंगा। मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार है, वे अपना परिचय देंगे। प्रवीण तोमर, फ्री प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट। राजेश शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। संजय वाजपेयी, नवभारत पंजाब केसरी व खबरदार लाइव प्रधान संपादक। नमस्कार, अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी स्टेट हेड। तो लोकतंत्र के इस महापर्व का जो है इसकी पूर्ण आहुति जो है संपन्न होने जा रही है। कुछ ही समय पश्चात जो है शासन प्रशासन का बिगुल बज जाएगा और जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी और रहेगी 3 तारीख पर सीधी निगाहें, जिस दिन मतगणना होगी और उस दिन देश में, प्रदेश में किस तरह की सरकार बनती है, क्या होगा, उस दिन खिलेगा। लेकिन कई मुद्दे रहे हैं इस पूरे चुनाव में। धार की अगर हम बात करें तो धार में यह बड़ा रोचक मुकाबला हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे, 2 राष्ट्रीय पार्टियों से प्रत्याशी खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो है समीकरण ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं। परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंट बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बड़ा रोचक मुकाबला हुआ है। मैं सीधे प्रवीण जी तोमर से पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार से धार का चुनाव कहाँ जाके रुका है इस बार। वैसे तो अगर परसेंटेज बढ़ता है धार विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को लाभ होता है। लेकिन इस वक्त यहाँ भाजपा से एक कैंडिडेट राजीव यादव जो पूर्व जिलाध्यक्ष वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, एक कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट नहीं की जा सकती कि किसको लाभ होगा और किसको हानि होगी। परंतु ये तय है कि जीत राष्ट्रीय दल की ही होगी। जीत राष्ट्रीय दल की होगी, ये तय माना जा रहा है। यानी कि निर्दलीय जो है वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं, लेकिन जीत तक परचम लहराने में कहीं ना कहीं पसीने आ सकते हैं, हम ऐसा समझते हैं। मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी शर्मा जुड़े हैं। राजेश शर्मा जी, निर्दलीय खड़े होने से क्या राष्ट्रीय पार्टियों को कोई नुकसान? जैसा प्रवीण तोमर जी ने बताया कि अभी तक जो धार के चुनावों का जब हम विश्लेषण करें, धार विधानसभा के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, तो निर्दलीय कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट धार विधानसभा की सीट पर सीधे नहीं ला पाए हैं। पर चूंकि कुलदीप बुंदेला जी, जिनका कांग्रेस में एक बड़ा जनाधार रहा है, उनके पिताजी पूर्व संसदीय सचिव विधायक रहे हैं और उनके साथ एक कांग्रेस की एक बड़ी पृष्ठभूमि है, एक विरासत है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो अपने पिताजी की विरासत को कितना आगे तक लेकर के जा पाए हैं। वो तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। और दूसरा, भाजपा से बागी होकर के पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव यादव जी चुनाव में निर्दलीय के तौर पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने जो सभाएं ली, उनके जो जनसंपर्क है, उसमें जो जिस तरह का ह्यूज भीड़ दिखा, तो उससे ऐसा लगा कि राजीव भी कहीं ना कहीं एक अपनी सशक्त उपस्थिति के साथ खड़े हैं। पर भीड़ और वोटों में कन्वर्ट होना, इन दोनों में बहुत मूलभूत अंतर है। अब ये तो अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है कि दोनों निर्दलीय अपनी उपस्थिति किस तरह से ले पाए। पर हाँ, धार विधानसभा में चतुष्कोणीय संघर्ष है। पर जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि मूल रूप से दोनों जो हमारे नेशनल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इसी में मैं भी टक्कर देख रहा हूँ। जिस तरह से कहा है कि भीड़ वोट में कन्वर्ट होती है कि नहीं होती है, ये एक देखने वाला विषय है। आप बताएंगे अमर जी की भीड़ दिखाई गई थी, जो लोग निर्दलीय के साथ घूम रहे थे, तो क्या वो वोट में तब्दील होकर कोई समीकरण बिगाड़ सकते हैं? देखिए दिनेश जी, जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ राजेश जी ने बताया है कि भीड़ कभी भी मतदान में तब्दील नहीं होती है। जैसा कि हम आज तक देखे आए हैं कि इतिहास गवाह है कि जो निर्दलीय खड़े होते हैं वो सिर्फ डिफीट मतलब कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस जरूर डाल सकते हैं राष्ट्रीय पार्टियों को, लेकिन जब भीड़ कभी भी वोटों में तब्दील नहीं होती है। तो हम अगर धार की बात करें तो जो 2 प्रत्याशी है वो भी राष्ट्रीय पार्टी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो
इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी निजी राय है। और बात करें अगर तो दो पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस, इन्हीं में मुकाबले की टक्कर मानी जा रही है। राजू यादव के भाषण हमने सुने थे, कहते थे कि मन से भाजपा, तन से भाजपा, मरु तो कपन से भाजपा। तो यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद भी जो है भाजपा का बता कर जो उन्होंने अपने भाषण दिए, तो क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा कि मन से भाजपा, तन से भाजपा और निर्दलीय चुनाव लड़ा? नहीं, जो परंपरागत वोट होते हैं पार्टियों के वो नहीं टूटते हैं, लेकिन जो यूथ होता है, युवा होता है, जो बदलाव चाहता है या जिसमें बदलाव की मानसिकता होती है, वो ज़रूर बदल सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो पारंपरिक वोट हैं वो नहीं टूटते हैं। पारंपरिक वोट जो है वो नहीं टूटते हैं। लेकिन आखिर मैं वापस से तोमर जी के पास जाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में जैसा परिवारवाद, वंशवाद के जो है बार बार आरोप लगे हैं, राजू यादव का जो बगावती तेवर रहा है, तो क्या वो सही था पार्टी के लिए? नहीं, बिल्कुल सही नहीं था। बगावती तेवर, परिवारवाद वाली कोई बात इसलिए नहीं मानी जा सकती है कि वर्मा जी चुनाव लड़े, उनकी पत्नी लड़ी, तो राजू यादव के परिवार से भी कई लोग पदों पे रहे, उनके भाई रहे हैं, उनकी भाभी रही है, तो परिवारवाद और सभी दूर है। क्या भाजपा में नेशनल लेवल से लगा के नीचे तक परिवारवाद है? तो परिवारवाद को लेकर उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब से वो भाजपा में आए हैं, जब से लगातार भाजपा ने उनको कोई ना कोई और सम्मानजनक पद दिए हैं, इसलिए भाजपा को नुकसान पहुंचाना कोई बिल्कुल ही अनुचित था। और दूसरा, अभी लड़ाई फिलहाल कुलदीप बुंदेला और राजू यादव के बीच एक थर्ड कोना है और फोर्थ कोना है, बस यही लड़ाई है। बाकी जीत इतनी आसान नहीं है। जीत तो इतनी आसान नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से चतुष्कोणीय मुकाबला जो है धार की जो है बराबर, हम अगर सबसे ज़्यादा फोकस अभी किया जा रहा है तो धार विधानसभा को किया जा रहा है। बाकी ओवरऑल हम दूसरी विधानसभा की बात करेंगे तो धार विधानसभा को ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि यहाँ पर मुकाबला जो है चतुष्कोणीय हो गया है। तो जहाँ पर कि केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा की पत्नी नीना वर्मा चुनाव लड़ रही है, पिछली बार भी उन्होंने जो है अच्छे वोटों से जो है जीत हासिल की थी और लगभग 5400 वोट का जो अंतराल हुआ था। तो इस बार क्या राजू यादव खड़े हुए हैं, तो क्या उनके इस निर्दलीय जो है क्या इतने वोट बनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है? जैसा कि अमर जी ने बताया, मेरे करीबी मित्र हैं अमर जी, और उन्होंने जैसा कि आप सबको बताया कि कहीं न कहीं जो परंपरागत वोट है, मतलब चाहे कि भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, वो बहुत ज़्यादा खिसकता नहीं है, वो कहीं ना कहीं दूसरी ओर बहुत कम मूव होता है। हाँ, थोड़ा सा जो यूथ है, जैसा कि हमारे वाजपेयी जी ने बताया कि यूथ कई बार थोड़ा सा भीड़ के तौर पर आकर्षित होता है, कुछ मुद्दों से आकर्षित होता है, पर इतना ज़्यादा स्विंग हो कि वो परिणाम को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दे, ऐसा मुझे नहीं दिखता। हाँ, मुझे थोड़ा कुलदीप बुंदेला जी का लग रहा है कि कुलदीप बुंदेला जी जिस तरह से 2 वर्षों से लगातार तैयारी कर रहे थे और बड़े आसान भी थे एंड मोमेंट तक कि उनको कांग्रेस से टिकट मिल रहा है, जैसा उनके कमलनाथ जी से जो राजनीतिक रिश्ते रहे हैं, और वो लगातार आसान भी थे। तो मुझे लगता है ये देखना हम सभी को दिलचस्प होगा। मेरी यहाँ जो हमारे सारे सीनियर जो हमारे पैनलिस्ट सारे जर्नलिस्ट हैं, हम सभी के बीच में ये कहीं ना कहीं कौतूहल का और एक आश्चर्य का विषय है कि कुलदीप बुंदेला जी कितने वोट लाते हैं। ये मुझे भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो बहुत एक बड़ा परिणाम पर प्रभाव देखा जा सकता है, मुझे लगता है। वंशवाद की बात भारतीय जनता पार्टी की ना करे तो कांग्रेस की भी हम करें कि वहां भी कुलदीप बुंदेला जी ने सीधे सीधे आरोप लगाए थे कांग्रेस पे कि टिकट की बिक्री होती है और उनका टिकट ऐन वक्त पे काटा गया। तो क्या कुलदीप बुंदेला भी निर्दलीय खड़े हुए हैं, तो क्या कांग्रेस को वो अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या? निश्चित ही वो नुकसान पहुंचाएंगे कांग्रेस को, क्योंकि वे लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। उनके पिता का यहाँ पर बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है, उन्होंने खूब सेवाएं की हैं, लोगों को जितने कार्य किए हैं तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। वे खुद भी 2 वर्षों से लगातार तैयारी कर रहे थे, बूथ लेवल तक जाके तैयारी कर रहे थे, तो निश्चित वो एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को करने जा रहे हैं। कांग्रेस को नुकसान कर सकते हैं। हालांकि मतदान की प्रक्रिया हो चुकी है, लगभग मतदान जो है समाप्त की ओर जा रहा है और शहर में जो है पुलिस के सायरन बजने हो गए। लगभग जो है मतदान जो है बंद होने वाला है और उसके बाद जो है उसका पूरा परसेंटेज आएगा। मैं अमर जी से फिर से पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अपन धार की विधानसभा के बाद जिले की बात करें, जैसे कि मनावर सीट पर रंजना बघेल ने काफ़ी ट्राई किया था टिकट के, लेकिन उनका टिकट ऐन वक्त पे काटा गया और शिवराम जो कि एक नया युवा है उनको टिकट दिया है, तो वहाँ पर क्या स्थिति बनती, क्योंकि वहाँ पर हीरा अलावा जो जयस और कांग्रेस से मिलकर जिन्हें चुनाव लड़ा था? देखिए दिनेश जी, मनावर की अगर बात की जाए तो अभी जो युवा प्रत्याशी है वहाँ पर भाजपा से उनका काफ़ी मतलब एक लोकप्रियता है। उनके पिताजी ने वहाँ की जो ज़मीन उनके लिए राजनीतिक ज़मीन भी तैयार कर रखी थी। बात की जाए कि अगर रंजना बघेल की, तो रंजना बघेल को टिकट इसलिए भी नहीं दिया गया कि वहाँ पर वह जो सर्वे हुआ था केंद्र से जो सर्वे हुआ था भाजपा की तरफ से, उसमें उनका कहीं ना कहीं नाम बहुत पीछे आ रहा था और शिवराम कन्नौज का नाम जो आगे आ रहा था, इसलिए पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया। तो कहीं ना कहीं मतलब जो है उसकी स्थिति शिवराम कन्नौज की
बजाय जो हीरालाल अलावा कांग्रेस से उनसे बेहतर देखी जा रही है। तो वहाँ कहीं ना कहीं सीट जो है मजबूत दिखाई जा रही है इनके हिसाब से। हालांकि मैं कालू सिंह ठाकुर की जो है बात करूंगा धर्मपुरी विधानसभा की, पिछली बार उनका टिकट काट दिया गया था तो वहाँ पर कांग्रेस के पांचीलाल मेड़ा जीते थे। इस बार वापस से भारतीय जनता पार्टी ने कालू सिंह ठाकुर को टिकट दिया है, बीच में राजू बेन करके जो है निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रही है। तो इन दोनों की लड़ाई में क्या कालू सिंह जी जीत सकते हैं क्या? हाँ, हो सकता है। राजू बेन का क्या वर्चस्व है, राजू बेन कितने वोट वहाँ ला सकती है, ये उस पर निर्भर है। और वहाँ मैंने बीच में देखा कि भील भिलाराबाद भी चला है। अगर भील भिलाराबाद चला तो इसका भी फैक्टर कहीं ना कहीं पड़ेगा, उसका कांग्रेस को लाभ मिल सकता है। और अगर नहीं पड़ा तो निश्चित रूप से कालू सिंह जी वहाँ परचम लगा सकते हैं। बात करेंगे सरदारपुर विधानसभा की, तो जहां पर कि वेल सिंह भूरिया का भी पिछली बार टिकट काटा था तो वो सीट भी हाथ से चली गई थी और प्रदेश संगठन ने फिर से वेल सिंह भूरिया पर भी जो है विश्वास जताया है। वेल सिंह भूरिया कितने कारगर साबित हो सकते हैं, अक्सर विवादों में अगर छाए रहते हैं फिर भी? वेल सिंह भूरिया जी यूथ हैं और स्वाभाविक है कि उनके समक्ष बहुत सारे विज़न हैं। अपने विचारों को प्रकट करने के दौरान वो कई बार एक्सट्रीम लैंग्वेज का या यूँ कहें कि थोड़ा आवेश वाली भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं। पर मैं इसको इस तरह से नहीं देखता हूँ, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि प्रताप ग्रेवाल जी लगातार वहाँ से विनिंग कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर जीते हैं। 2 बार वो विधायक रहे हैं और 1 बार बमुश्किल 600-700 वोटों से वेल सिंह भूरिया से चुनाव हारे थे। तो मुझे लगता है कि सरदारपुर चूँकि कांग्रेस का परंपरागत गढ़ है, प्रताप ग्रेवाल जी की वहाँ पर बहुत लोकप्रियता है। तो अब मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि प्रताप ग्रेवाल को वेल सिंह भूरिया कितना नुकसान पहुँचा पाते हैं। वेल सिंह भूरिया जी अपने यूथ होने के कारण या जिस तरह से वो लगातार बीते 5 सालों से लगातार एक्टिवली पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट कर रहे थे, तो ये देखना दिलचस्प होगा। उनके जो बड़बोले बयान हैं या जो वो कहीं थोड़ा आवेश में बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा चुनाव को मुझे नहीं लगता कि एकदम प्रभावित करेगा। जिस तरह से अभी हम लोग स्क्रीन पर देख रहे थे कि प्रदेश के अंदर जो है वोट का परसेंटेज पूरे प्रदेश में भी देखा है तो बढ़ा हुआ इस बार आया है। प्रदेश की स्थिति माने तो अभी जो बीच में सर्वे आया था कि जो है 50-50 का रेशो बन रहा था, कहीं कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही थी। अभी जिस तरह से वोट का परसेंटेज बढ़ा है तो क्या प्रदेश की स्थिति क्या बनने वाली है? यह माना जाता है कि यदि प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होता है, ऐसा पूर्व से माना जाता रहा है और फायदा देखा भी गया पूर्व में। तो इस बार भी यदि प्रतिशत बढ़ रहा है तो निश्चित भाजपा को फायदा मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। यदि टक्कर की बात की जाए तो टक्कर बराबर की थी, कहाँ टक्कर है इस बार। और लेकिन जो महिलाएं हैं इस बार महिलाओं का वोट निश्चित जो रुझान है वो भाजपा तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि लाडली बहना योजना उसका लाभ लगातार महिलाओं को मिल रहा है। तो महिलाओं का जो रुझान है वो भाजपा की तरफ देखा जा रहा है, इसलिए टक्कर बराबर की हो गई है। वरना पूर्व के सर्वे के अंदर कांग्रेस आगे चल रही थी, बताया था कांग्रेस सरकार बन सकती, लेकिन चुनाव के कुछ दिन पहले ये स्थिति परिवर्तन हुआ कि भाजपा और कांग्रेस की टक्कर बराबर की हो गई। लाडली बहना योजना का फैक्टर देखा गया है और कहीं ना कहीं जिस तरह से वोट बढ़ा है तो महिलाओं का रुझान, क्या लाडली बहना योजना कारगर साबित होगी? देखिए दिनेश जी, मैं नहीं मानता हूं कि लाडली बहना योजना कारगर साबित होगी। हाँ, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा असर जरूर रहेगा मतदाताओं में, लेकिन क्या है कि उस जो लाडली बहना योजना 1000 की जो भाजपा ने जो घोषित की थी, ये योजना लाए थे, तो ठीक उसी समय मतलब कमलनाथ ने 1500 रुपये की जो एक महिला सशक्तिकरण वाला फैक्टर लाए थे, तो कहीं ना कहीं मतलब इतना फर्क नहीं पड़ेगा उसका। लेकिन जो वोटर है वो निश्चित तौर पर भाजपा और कांग्रेस का फिक्स रहता है। सिर्फ 15% जो वोट है वो निर्णायक वोट होते हैं, उस पर निर्भर करता है कि किसकी सरकार बन सकती है और किसकी हार सकती है। लाडली बहना योजना का जो है फैक्टर चला है। मैं दूसरी तरफ जाना चाहूँगा, तोमर जी से पूछूंगा, हमने सुना था कि ओएफसी जो कि ओल्ड पेंशन योजना का जो है इन्होंने कांग्रेस ने एक दाव फेंका था, तो क्या वो जो शासकीय कर्मचारी है उन लोगों में कोई इसका असर पड़ेगा? क्योंकि अभी ये सुना जा रहा है कि जो ओल्ड पेंशन योजना है जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी थी और कांग्रेस ने वापस चालू करने की बात कही थी, उसका फर्क क्या शासकीय कर्मचारियों से? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत जरूरी है। हर शासकीय कर्मचारी जो नए लगे 2005 के बाद जिनकी पोस्टिंग हुई है उनको पेंशन जरूरी है, क्योंकि बुढ़ापे में व्यक्ति यही सोचता है कि पेंशन एक हमारा सहारा है। तो उन कर्मचारियों के करीब करीब 80 से 90% और जो है कांग्रेस को ओल्ड पेंशन स्कीम के आधार पर बिल्कुल मिलेंगे। कि पेंशन योजना का जो है वोट है वो कहीं, क्योंकि धार न्यूज़ की टीम ने भी एक सर्वे करा था तो शासकीय कर्मचारियों का जो वोट था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जाने की बात कही थी। हालांकि आज जो मतदान हो चुका है 3 तारीख को जो है सारे जो है रुझान सामने आएंगे, सारे जो है वोट जो है किसके पक्ष में गए, किसकी सरकार बन रही है। हालांकि धार न्यूज़ की टीम आपको इन्हीं जो है 3 तारीख के बीच में इसी तरह की डिबेट से और इसी तरह की टॉक शो से रूबरू कराता रहेगा। दिनेश सोनवानिया, धार न्यूज़, धार, मध्य प्रदेश।